नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल कुछ मैनू मरन शौक भी सी, जिसकी राइटर है रेहाना आफ्ताब। उसका ये सेकंड और लास्ट पार्ट है और होपफुली कि आप लोगों को ये नावल अच्छा लग रहा होगा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ते हुए। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड और लास्ट पार्ट को बगैर किसी देर के। रात का जाने कौन सा पहर था, वो शायद नींद में पैर चादर से रगड़ खाने पे कराहा था। सोफे पे लेटी अलमीरा तेज़ी से उठी थी। नीम अंधेरे कमरे में उसने उसके पैरों का मुआयना किया। वहाँ आबले बनने लगे थे। बर्न ट्यूब लेकर उसने उसके पैरों पे लगाना शुरू कर दिया। वो बहुत आहिस्ती से मरहम लगा रही थी ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। अगर वो जाग जाता तो यकीनन गुस्सा करता। कुछ लोग पलक झपकते अजीज़ हो जाते हैं। आइज़ अयान भी अलमीरा को अपनी ज़िंदगी का इनाम लगने लगा था। ये शख्स बहुत मुनफरिद था। कुछ लम्हे पहले पिस्टल उस पे ताने वो नफ़रत का इजहार करके गया था, और जब उसकी जान पे बनी तो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने आग पे दौड़ने लगा था। मैंने कहा ना, तुम वो मर्द हो जिस पे हज़ारों अलमीरा कुर्बान हो सकती हैं। वो मोहब्बत से उसे देख रही थी। उसे खिड़की के आसपास साया सा नजर आया। वो चौंक कर बाहर निकली। साया दूर हो गया था। वो उसके पीछे गई। चांद ने उसका अक्स वाज़े कर दिया था। चादर में लिपटी वो आयशे गुल थी। वो भी उसे देख चुकी थी। आइज़ अब ठीक है, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया है। वो ज़्यादा ज़ख्म नहीं आए। अलमीरा समझी कि वो आइज़ को देखना चाहती है, इसलिए तफसीलात बताने लगी। चाहो तो जाकर कमरे में देख लो, अलमीरा ने दोस्ताना अंदाज से कहा, उसके वजूद पे गहरी नज़र डालकर। आयशा गुल सामने आ गई। तो बच गई तुम। आयशा गुल की लबों पे मुस्कुराहट थी। अलमीरा चौंकी। आइज़ ने तुम्हें बचा लिया। कब तक रखवाली करेगा वो तुम्हारी? कब तक बचोगी? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूँगी। आयशा गुल फनकारी। आग तुमने लगाई थी? अलमीरा ने सुकून से पूछा। हाँ, मैंने लगाई थी और लगाती रहूँगी। वो नफरत से उसे देख रही थी। क्या मिलेगा ये सब करके? अलमीरा ने ताज्जुब से कहा। आइज़ अयान, आयशे गुल दबी आवाज़ से चीखी। वो अब भी तुम्हारा है। तुम बचपन की मंग हो उसकी। मुझे तुम्हारी हैसियत से इनकार नहीं, अलमीरा ने समझाया। मुझे तुमसे अपनी मोहब्बत भीख में नहीं चाहिए। आयशे गुल कुछ समझने की पोजीशन में नहीं थी। तुम आज अयान पे पहला हक रखती हो। मैं सारी ज़िंदगी उनके नाम के साथ गुजार लूँगी। अलमीरा उस पागल लड़की की दीवानगी से रोकना चाहती थी। झूठ। अगर आइज़ अयान ये मेरा पहला हक है तो तुम मुझसे पहले उसकी बीवी कैसे बन गई? उसके बच्चे की माँ क्यों बन गई? उसके कमरे में क्या कर रही हो? वहाँ मैं क्यों नहीं हूँ? आयशा गुल चीखने लगी। तुम बचपन से आइज़ अयान की मंग हो। उससे मोहब्बत का दावा करते नहीं थकती, मगर तुम उसे जान नहीं सकी कि वो नफ्स का गुलाम नहीं है। मैं महीनों उसके साथ रही हूँ। मुझसे ज़्यादा उसके किरदार की सच्चाई की गवाही और कोई नहीं दे सकता। आयशा गुल के चेहरे पर हैरत के रंग उभरे थे। हम आज भी नदी के दो किनारे हैं। वो सिर्फ एक फरेब था। झूठ कहा था मैंने। दो ख़ानदानों को मज़ीद नुकसान से बचाने की एक कोशिश की है। मैं जानती थी मैं दुश्मन के घर रहने की ख्वाहिश कर रही हूँ। मेरे साथ बहुत बुरा सलूक भी हो सकता है, मगर मैंने अपनी ज़ात को फरामोश कर दिया, क्योंकि मेरे सामने मेरी भरजाई, मेरी अजीज़ सहेली भरजाई राबिया, जरताशा और नरगिस थी। मैं मज़ीद किसी और औरत को इस दुश्मनी की भिंड नहीं चढ़ने देना चाहती। मैंने एक बाजी खेली है, आइज़ अयान को जीतने के लिए नहीं। मैं उसे ज़िंदा देखना चाहती हूँ। तुम उससे मोहब्बत करती हो। तुम ही उसकी बीवी बनोगी और उसके बच्चे की माँ भी। मैं बस उसके नाम से जुड़ी रहना चाहती हूँ। अलमीरा ने पूरी सच्चाई बयान कर दी। वो अपनी ज़ात से किसी का बुरा नहीं कर सकती थी, ख़ास तौर पर आयशा गुल का तो बिल्कुल नहीं। जिसकी आंखों ने बचपन से एक ही सपना देखा था, वो उन आंखों से आइज़ का अक्स छीनना नहीं चाहती थी, मगर उसकी बातों का आयशा गुल पे कोई असर नहीं हुआ। तुम्हें उसकी ज़िंदगी में किसने रहने का हक दिया? उस पे हक सिर्फ मेरा है। मैं तुम्हें उसके नाम से जुड़ा रहने नहीं दूंगी। आइज़ सिर्फ मेरा है। तुम किसी खुशफहमी में ना रहो। आयशा गुल बेहद नफरत का इजहार करके चली गई। अलमीरा कहीं लम्हे तक खड़ी रही। मैंने अपनी ज़िंदगी को एक उन्वान दिया है आयशा गुल, उससे मुझसे मत छीनो। उसने एक थका हुआ आंसू उंगली पे समेट लिया। सब पे खुल गया था कि कल लगने वाली आग लगी नहीं, लगाई गई थी, मगर लगाने वाली अपनी थी। उसकी दिली कैफियत से भी सब आगाह थे, इसलिए उसका नाम किसी के होंठों तक नहीं आया था। यहाँ तक कि अलमीरा ने भी अपनी और आयशा गुल की बातें किसी से शेयर नहीं की थी। मलकानी नुसरत खानम का पुरतशवीश फ़ोन आया था। उसने हादसा बताकर उन्हें पुरसुकून कर दिया था। वो मज़ीद इस दुश्मनी में रंग भरना नहीं चाहती थी। यहाँ सब जिस मोहब्बत से पेश आ रहे थे वो उनकी तफसीलात बता रही थी। वो नुसरत खानम से बातें कर रही थी, तभी आइज़ किसी काम से कमरे में आया था। उसे खबर नहीं थी वो उसकी बात सुन चुका है या नहीं। उसके चेहरे से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकी थी। उस वक्त वो राबिया, जरताशा और नरगिस के साथ बैठी हुई थी। जरताशा उसके मेहंदी से रचे हाथों को पुरशौक नज़रों से देख रही थी। तभी दरवाज़ा बजाकर आइज़ चला आया। उसने जरताशा के चेहरे के रंगों को बगौर देखा। सैर पैर तक कराची के लिए निकलेंगे, अपना ज़रूरी सामान ले लेना, वो उसे इतला देने आया था। तुम लोग जा रहे हो? नरगिस को जैसे अफसोस हुआ। अलमीरा से बहुत अच्छी दोस्ती जो हो गई थी। यार भरजाई, वो राबिया के करीब बैठ गया।
हाँ, तुम दोनों का कराची में रहना ही बेहतर है। यहाँ तो राबिया अलमीरा को देखते पुरसोच अंदाज में चुप हो गई, जैसे मुँह से कोई गलत बात निकल गई हो। सब एक लम्हे को चुप से हो गए। अलमीरा ने नज़रें अपनी मेहंदी पे जमा ली। तुम सब भी आना भरजाई, कराची मिलकर घूमने चलेंगे। आयज़ ने तीनों को मुखातिब किया। मुझे तो कराची में बहुत मज़ा आता है, खुसूसन वहाँ समंदर है। नरगिस ने खुशी का इजहार किया। अगर मूड है तो चलो भरजाई, आयज़ ने हौसला बढ़ाया। सजावल को गुजरे अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। सब ने सुना तो बातें सुनाएंगे, हमें घूमने की पड़ी है। जरताशा ने एहसास दिलाया कि वो अलहटर दोशीज़ा नहीं जो कहीं भी मुंह उठाकर चल दी। वो एक चौधरी घराने की बेवा बहू थी जिस पर हर खुशी हराम थी। माहौल में कुछ बोझलपन दर आया था। अलमीरा के पास तो कपड़े नहीं है, यहाँ से शॉपिंग करने की बजाय उसे कराची से शॉपिंग करा देना। आइज़, राबिया ने मौजू बदला। आइज़ को भी यही गनीमत लगा। वो कमरे से निकलकर मर्दाने की तरफ जा रहा था जब आयशा गुल सामने आ खड़ी हुई। तो तू जा रहा है इसे यहाँ से लेकर? हाँ, आयज़ ने दो टोक लहजे में कहा। बहुत दिल आ गया इस पे कि इसकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। आयशा गुल के अंदर की जलन लहजे में आ गई थी। क्यों खुद को अजियत दे रही है? आयज़ को उस पर तरस आया। अजियत तो तूने दी है इसे अपना कर। अगर तू चाहता है कि मैं इस अजियत से छुटकारा पालूँ तो तलाक दे इसे अभी और इसी वक्त। आयशा गुल जख्मी शेरनी लग रही थी। अगर ना दूँ तो? उसने कभी किसी का ये अंदाज़ बर्दाश्त नहीं किया था। कोई उस पर हुक्म सादिर करे उसे पसंद नहीं था। मैं तुझसे इसी वक्त शादी करूँगी जब तू इसे तलाक देगा। आयशा गुल ने शर्त लगाई। मैंने पूरे गांव वालों के सामने इससे निकाह किया। अगर बगैर किसी वजह के तलाक देकर दुश्मनी निभाऊं तो फिर लानत है मुझ पे। तू मंग है मेरी, तेरे साथ ज्यादती नहीं कर सकता, लेकिन अगर तलाक तेरी शर्त है तो फिर जा, मैं तुझसे शादी नहीं करता। आयज़ का एक एक लफ्ज़ उसने बगौर सुना और कहीं लम्हे सुन रह गई थी। वो कब का जा चुका था। वो उसी 3 कमरों के खूबसूरत अपार्टमेंट में लौट आई थी। पहले की तरह उसे लाउंज में ही छोड़कर वो अपने कमरे में बंद हो गया था। वहीं किचन जिसमें खड़े होकर उसने कितनी डिशेस तैयार की थी, कप शेल्फ पे उसी तरह पड़ा था जिस तरह उसने आइस के डांटने के बाद रख छोड़ा था। उसमें मौजूद चाय अपना रंग बदल चुकी थी। उसके कदम अपने ज़ेरे इस्तेमाल कमरे की तरफ बढ़ गए थे। हर चीज़ अपनी जगह उसी तरह मौजूद थी जैसे चंद रोज़ पहले थी। इस घर में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अब वो उस घर को नए सिरे से, नए जाविये से देख रही थी। पहले उस घर को वो अपनी जाय पनाह समझती थी और अब वो एक शरई हैसियत से मौजूद थी। वो हर किसी को सर उठाकर बता सकती थी कि वो इस घर की मालकिन है। कभी कभी इंसान अपनी ज़िद की इस इंतहा तक पहुंच जाता है जहां से सिर्फ खुद को जीतते हुए देखना चाहता है। हार उसे अपनी मौत लगती है। जीत और हार के बीच डोलता वजूद ज़िंदगी पे बोझ महसूस होने लगता है। ऐसे में कोई खुशी, कोई दुख मुतासिर नहीं करता। आंखें खुश्क सैलाब बनकर वीरान हो जाती है। सोच के दरीचों पर जैसे कुफल पड़ जाते हैं। दिल किसी पुराने वीरान खंडर की तरह बेअबान हो जाता है। वक्त जैसे सहरा की तपती रेत पे ला खड़ा करता है। इंसान उस ज़िद्दी बच्चे का रूप धार लेता है जो अपना मनपसंद खिलौना किसी से शेयर नहीं करना चाहता, और अगर कोई ज़बरदस्ती उस खिलौने से खेलने की कोशिश करता है तो वो ज़िद्दी बच्चा पफर जाता है, उस खिलौने के असूल पर बाजिद रहता है। आयशा गुल के लब साकी थे, आंखें उजाड़ थी, मगर दिल धड़क रहा था। आइज़ आइज़ धड़कन उसके नाम पे धड़क रही थी। दुख आंखों की पुतली पे जैसे जम गया था। उसकी जिद ने जुनून का रूप धार लिया था। वो जिसने बचपन से सिर्फ आइज़ अयान को देखा, सोचा, खुद से बढ़कर चाहा, जो सिर्फ उसका था, लेकिन उसे पाने की घड़ी जैसे नज़दीक आई। ज़िंदगी के मोड़ पे अलमीरा जाने कहाँ से आ टकराई। कितनी काली रातें उसने दरबारे दिल के आगे मातम करते गुजारी थी। कितनी चमकती सुबह उसे बेनूर लगी थी। कभी कभी उसका जी चाहता कि रात के पिछले पहर वीरान सड़कों पे अपनी गुमगुश्ता मोहब्बत को खोजने निकल जाए। सन्नाटे में चीख चीख के अपने रब से पूछे कि उसकी ज़िंदगी इतनी उजाड़ क्यों कर दी। मोहब्बत ने उसके दिल को अमर बेल की तरह अपने संग बांध लिया था, तो आइज़ अयान के दिल पर डेरे क्यों न डाल सकी। वो घुटनों में चेहरा छुपाए दुनिया से कटी बैठी थी। रुखसाना उसके कमरे में आई। आयशा गुल, खाना खा ले। रुखसाना से बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। मुझे भूख नहीं, उसने इनकार करके चादर उठा ली। उसके चेहरे पे गमगीन खामोशी थी। इतनी रात को कहाँ जा रही है? रुखसाना को हैरानी हुई। हवेली जा रही हूँ, सुबह चली जाना। रुखसाना ने रोकना चाहा। नहीं, अभी सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। लहजा अटल था। क्या करेगी अभी वहाँ जाके? रुखसाना को उसका अंदाज समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में आ जाऊंगी। वो कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। हवेली में सबने उसका खुश दिली से इस्तकबाल किया।
राबिया और सब खाने पे इसरार कर रहे थे। नफ़ी में सर हिलाती वो आयस के कमरे की तरफ बढ़ाई जो राख का ढेर बन गया था। सब ने हमदर्दी से उसकी पुश्त को देखा। कमरे में दाखिल होते ही जली हुई चीज़ों की बू ने उसे खुश आमदीद कहा। किस कदर खूबसूरती से सजा हुआ था ये कमरा, कीमती फर्नीचर, फूलों से सजी हुई सेज, लेकिन अब उन खाकस्तर चीज़ों के निशान बाकी रह गए थे। वो मुट्ठी भरकर राख को उठा रही थी। उसे अपना वजूद मुट्ठी से बिखरती राख लग रहा था। राख उठाकर उसने माथे पर लगा ली थी। रात गहरी थी जब उसे भूख का एहसास हुआ। लाउंज अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने लाइट जला ली। फ्रिज में सालन जू का तू रखा हुआ था। हॉट पॉट में रोटी भी रखी थी जो जाहिर कर रही थी कि उसने भी खाना नहीं खाया। उसके कमरे की लाइट जल रही थी जो इस बात की अलामत थी कि वह जाग रही है। लब भींचकर उसने अलमीरा के दरवाजे पर दस्तक दी मगर जवाब न था। अब कि उसने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। चंद सानिया बाद दरवाज़ा खुल गया था। नमाज दुपट्टे के स्टाइल से ओढ़े वो खड़ी हैरान नज़रों से उसे देख रही थी। कोने में बिछी जाए नमाज जाहिर कर रही थी कि वो नमाज पढ़ रही थी। फ्री होगी हो तो खाना गर्म कर दो, हुक्म देकर डाइनिंग चेयर की तरफ बढ़ गया। एलईडी ऑन हो चुका था। वो नमाज पढ़ चुकी थी। जा नमाज समेटकर किचन में आई। सालन गर्म करने चूल्हे पर रखा। बाकी की चीज़ें मेज़ पे लगाने लगी। स्पैगेटी ओवन में रखी। सलाद, चिकन, आलू, कड़ी, घर की रोटी मेज़ पे सज गई थी। ओवन से स्पैगेटी निकाल कर ले आई तो वो खाने की तरफ मतवज्जे हुआ। ग्लास में पानी अंडेलकर वो पलटने लगी। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वो उसे बगौर देख रहा था। भूख नहीं थी, उसने उंगली चटखाते हुए जवाब दिया। जब भूख नहीं थी तो आते ही किचन में लगने की क्या ज़रूरत थी? मैं खुद कर लेता या बाहर से ले आता। मुझ पे सुगड़ापे का रोब जमाने की क्या ज़रूरत थी? वो बरहम हुआ। वो डर सी गई। मैंने सोचा था बाद में। बैठो, हुक्म हुआ। वो चुपचाप बैठ गई। ये रख लो। आइज़ अयान ने हज़ार के कई नोट मेज़ पे रखकर उसकी तरफ बढ़ाए। वो हैरान नज़रों से उसे ही देख रही थी। मुझे जब ज़रूरत होगी मैं आपसे ले लूँगी। वो लेने में तामुल कर रही थी। कब लोगी? बेइज्जती करवाने के बाद? वो खशमगी निगाहों से घूर रहा था। जब मेरे नाम का टैग ज़बरदस्ती लगवा लिया तो मेरे पैसे रखने में क्यों हिचकिचा रही हो? उसकी कड़वी कसीली बातों पे उसकी आंखें डबडबा गई। उसने पैसे रख लेने में ही आफियत जानी। खाना खाओ, तेज़ लहजे में अगला हुक्म मिला। वो बिना चूर चरा किए खाने लगी। वो हाथ धोकर वापस आया तो उसका सेल बजने लगा। अलमीरा भी उतनी रात गए कॉल पे चौंक गई। हवेली का नंबर था। हेलो, आइज़ अयान ऑन द लाइन? उसका मखसूस लबो लहजा था। बर्तन समेटती अलमीरा के कान फ़ोन पे होने वाली गुफ्तगू पे लगे हुए थे। दूसरी तरफ आयशे की आवाज़ सुनकर उसके मुंह का जाविया बिगड़ा। इतनी रात गए कॉल? तुम्हें पहले भी समझाया था, वो चिल्लाया। एलईडी की आवाज़ के बावजूद उसकी आवाज़ अलमीरा के कानों से टकराई। वो जान गई थी दूसरी तरफ आयशे गुल है। वो फ़ोन लाकर लाउंज की बालकनी की तरफ चला गया। मसला क्या है आयशे गुल? क्यों पागलों वाली हरकतें करके परेशान कर रही हो मुझे? वो ठीक ठाक चिढ़ गया था। उस लड़की का जुनून उसे गुस्सा दिलाने लगा था। मैंने तुमसे सिर्फ आखिरी बार ये पूछने के लिए फ़ोन किया कि तुम अलमीरा को तलाक दे रहे हो या नहीं। आयशे गुल जैसे किसी नतीजे पे पहुंचना चाह रही थी। और मैं तुम्हें पहले भी जवाब दे चुका हूँ। नहीं, वो अड़ा हुआ था। तो ठीक है, गुजारो ज़िंदगी उसके साथ। आयशा गुल की सरसराती आवाज़ सुनाई दी। फिर उसने कॉल काट दी। वो लब भींच के रह गया। वो संजीदगी से आयशा गुल की शिकायत चौधरी खुदादाद और चाचा तैयब से करने के बारे में सोच रहा था मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। सुबह 10 बजे हवेली से कॉल आ गई थी। आयशा गुल ने खुदकुशी कर ली थी। एक लम्हे को वो सन्नाटे में रह गया था। अगले पल उसने अलमीरा को दरवाज़ा धड़धड़ाया था। वो बौखलाकर बगैर दुपट्टे के दरवाजे तक आई। मैं हवेली जा रहा हूँ, तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकती हो। उसका अंदाज अलमीरा की समझ से बाहर था। वैसे भी वो नींद से जागी थी। हवास बहाल होने में कुछ वक्त लगा। वो आइस के कमरे के दरवाजे तक आई जहाँ वो बेड पे बैठा जूते पहन रहा था। खैरियत तो है ना? उसका दिल अनहोनी के ख्याल से कांपने लगा। आयशे गुल मर गई है। उसने खुदकुशी कर ली। अलमीरा ने लड़खड़ाकर दरवाज़ा थामा। वो ज़रूरी चीज़ें छोटे से बैग में रख रहा था। मैं भी साथ चलूँगी। वो वॉशरूम की तरफ भागी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोती आंखों पे उसने पानी के छपाके मारे। चादर से मुंह रगड़ कर बाहर आए तो वो खारजी गेट पे खड़ा था। वो बाहर सफ़र कर रहे थे। अलमीरा के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे उस दीवानी लड़की से इसी बात का डर था। उसने खामोशी से उसे रोते देखा था। चाचा तैयब की हवेली सोगवार थी। आइस बरदाने में चला गया था। अलमीरा को राबिया, जरताशा और नरगिस ने अपने साथ बिठा लिया। कुत्सिया बानो देवरानी को हौसला दे रही थी। ये मनहूस खा गई मेरी बेटी की खुशियों को। उसे देखते रुखसाना तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी थी। सबके घेरे में होते हुए भी रुखसाना ने अलमीरा के बाल नोच लिए। राबिया और बाकी सब ने अलमीरा को बचाने के लिए कुत्सिया बानो के साथ बुफरी रुखसाना को काबू करने लगी। होश कर रुखसाना, कुत्सिया बानो ने उन्हें जुनून से बाज रखने को कहा। मैं खून पी जाऊंगी इस सराफा का। जब से आई है मेरे आयशे गुल अंगारों पे लौटने लगी थी। आज ही आज की बीवी बनी बैठी है। मैं जान से मार दूंगी इसे। रुखसाना आपे से बाहर हो रही थी। अलमीरा आयशे गुल के
मुर्दा वजूद को देखते शिद्दत से आंसू बहा रही थी। किसी ने मर्दाने में भी खबर कर दी थी। आइज़ अयान फ़ौरन आया था। रुखसाना अब अलमीरा को गालियाँ और बद्दुआ दे रही थी। भरजाई, अलमीरा को हवेली ले जाइए। रोती हुई अलमीरा की तरफ इशारा करके उसने राबिया को कहा तो राबिया ने उसे उठाया। राबिया उसे हवेली छोड़कर वापस चली गई थी। हवेली में वो अकेली थी। उसे शिद्दत से रोना आ रहा था। उसने तो ये नहीं चाहा था। उसने आयशा गुल को सच बता दिया था, मगर उसने फिर भी इंतहाई कदम उठा लिया था। वो खुद को उसका मुजरिम समझ रही थी। तुम्हारे रोने से वो वापस नहीं आ जाएगी। उसे खबर नहीं हुआ कब हवेली की छत पे आ गया था। मैंने ऐसा नहीं चाहा था, मेरा यकीन करे। वहीं आपकी असल बीवी बनती मैं तो। आंसुओं की रवानी में उससे मज़ीद कुछ बोला ना गया। वो उसी वक्त शादी करती जब मैं तुम्हें तलाक देता। अलमीरा ने हैरान नज़रों से उसे देखा। उसकी एक यही शर्त थी जिसे मैं मानने से इनकारी था। क्यों इनकार किया? मान लेते उसकी बात, आज वो जिंदा तो होती। वो रोने लगी। तुम दो औरतों ने मुझे तमाशा बना रखा है। तुम ही थी जिसने भरे मजमे में मुझसे निकाह करने और मेरे बच्चे की माँ होने का दावा करके मुझे सबकी नज़रों में गिराया था। और एक आयशा गुल थी जिसने शादी के लिए तुम्हें तलाक देने की शर्त रखी। मैं तुम दोनों औरतों के हाथों मजीद ब्लैकमेल नहीं हो सकता था, समझी? एक तो मर गई, अब तुम सारी ज़िंदगी शोक मनाओ। वो जले भुने लहजे में कहकर चला गया। आयशा गुल की तदफीन के बाद उसने कराची जाने की तैयारी पकड़ ली। सब चाहते थे वो स्वयं तक रुके, मगर बार बार हवेली और कराची के चक्कर में उसकी स्टडी और बिजनेस बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहे थे। सबने अलमीरा को रोकना चाहा, मगर उसकी परेशानी को देखते अलमीरा को भी उसके साथ रुखसत कर दिया गया। वापस आकर भी उसका गम कम नहीं हुआ था। आए सुबह का निकला रात तक लौटता था। पिछले दिनों वो बिज़नेस को जितना अटेंशन नहीं दे पाया था, उसका अजाला करने की कोशिश में अक्सर देर हो जाती थी। खामोशी तन्हाई पहले भी उस 3 कमरों के बड़े से अपार्टमेंट में थी, मगर अलमीरा को अब ये खामोशी महसूस नहीं होती थी कि वो खुद बहुत खामोश हो गई थी। आइज़ के कपड़े धोबी को देने के लिए उसकी जेबें चेक की कि कहीं कोई ज़रूरी चीज़ न रह गई हो। तभी एक तय किया हुआ कागज़ उसके हाथ लगा। बिला इरादा उसने कागज़ खोल लिया। मेरे साहिर से कह देना मुसाफिर आज तक चुप है कि उसके हाथ में तुमने जो अपना हाथ रखा था वो अब तक याद करता है। मेरे साहिर से कह देना कि सदियों की मुसाफत ने मेरे पैरों से बांधी है थकन अब के बस इतनी कि अपनी डूबती नब्ज़ों से खाइफ सा रहता हूँ। न जाने कब कहाँ पे उम्र की ये डोर कट जाए, मैं अपने और तुम्हारे बीच के इन फासलों को चंद सांसों की कमी से हार ना जाऊँ। मेरे साहिर से कह देना कि उसके इश्क के तुलसुम से अब तक वो नहीं निकले कि जिनको उसकी आंखों ने फ़कत एक बार देखा था। नीचे आयशा गुल ने अपना नाम आइज़ अयान के साथ लिखा था। एक ऐसी खूबसूरत हसरत थी जो शायद वो ज़िंदगी में पूरी नहीं कर सकी थी। शायद आयशा गुल ने आखिरी पैगाम उसके नाम लिखा था। अलमीरा के आंसू बहने लगे थे। आयशा गुल का आखिरी पैगाम उसने एहतियात से आइज़ अयान की किताबों में रख दिया था। वो पहले से ज़्यादा खामोश और मुज़म्मिल हो गई थी। आयशा गुल का गम उसे चाट रहा था। आइज़ घर मतवक्का तौर पर जल्दी लौट आया था। उसने कुछ कार्टन उठा रखे थे। चेक कर लो। आइज़ ने उसे इशारा किया। वो कार्टन में मौजूद चीज़ें बाहर निकाल रहा था। वो उसके सामने कारपेट पे 2 जानों बैठ गई। उसकी आंखें हैरत से फट गई। ये उसकी किताबें थी जिसमें उसका नाम जगमगा रहा था। अच्छी तरह चेक कर लो, कुछ रह गया हो तो कल मेरे साथ हॉस्टल चल के बाकी चीज़ें उठा लेना। अलमीरा के चेहरे पे खुशी और मुसर्रत के रंग थे। वो अपनी किताबों पे उंगलियां फेर रही थी। मैंने कॉलेज में बात कर ली है, तुम एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दो। मैंने अपने दोस्त की अकेडमी में भी तुम्हारा एडमिशन करा दिया। जितना तुम्हारा हर्ज जो है वो तैयारी करवा देगा। अलमीरा शौक की कैफियत में उसे देख रही थी। तुम्हारे सोग मनाने से आयशा गुल लौट कर नहीं आएगी। कुछ ऐसा करो कि उसकी रूह को सुकून मिले। हाउस जॉब के बाद चाहोगी तो गांव में हॉस्पिटल बनवा दूंगा आयशा गुल के नाम पे, ताकि हम दोनों एहसास से निदामत से निकल सकें। उसने पहली बार इजहार किया था कि उसे भी आयशा गुल के मरने का अफसोस था। अलमीरा इस मेहरबानी पे मशकूर हो गई थी। बहुत शुक्रिया मारे तशक्कुर के। उसकी आंसू निकल आए थे। डॉक्टर बनना उसका ख्वाब था, लेकिन अब उस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए उसके पास एक सॉलिड रीज़न था। वो दिल जमी से पढ़ने लगी। मंजिल की तलब ने उसकी सुबह और शामों का रंग बदल दिया था। मलकानी नसरत खानम हमेशा उसे कुरदती रहती थी। डॉक्टरी की तालीम का सिलसिला फिर से जुड़ने का सुनकर उन्हें इत्मीनान हुआ था। मलिक रब नवाज बेटी के साथ अच्छे सलूक पे ना चाहते हुए भी दुश्मन के मुतरफ हो गए थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी इस दुश्मनी के ख़त्म होने पे इत्मीनान आ गया था। उन्हें भी बेटों का गम था, मगर जो हयात थे वो उन्हें नहीं खोना चाहते थे। पिछली बार अलमीरा हवेली आई तो उसने मलिक जाफ़िर को कनीज़ की अधूरी तालीम के लिए मनाया था। उसने निम रजामंदी दे दी थी कि वो लाहौर कॉलेज में माइग्रेट करवा देंगे। अलमीरा के लिए ये भी बहुत था। सुबह कॉलेज, शाम को अकेडमी। वो बहुत मसरूफ़ हो गई थी। अकेडमी घर से 10 मिनट की दूरी पे थी। दूसरी स्ट्रीट की कुछ लड़कियां भी उसी अकेडमी में जाती थी। वापस में वो उनके साथ ही वॉक कर लेती थी। वो वॉक कर रही थी जब तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उसकी राह में आकर ब्रेक लगाए। अपनी धुन में मगन वो चौंक गई। आइज़ अयान ड्राइविंग सीट पे था। उसने झुककर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। वो चुपचाप बैठ गई। रोज़ वॉक करती हो? हैरत से सवाल हुआ। जी। उसने किताबें गोद में रख ली। ऑटो क्यों नहीं लेती? कल से ऑटो तुम्हें पिक एंड ड्रॉप देगा। अगला फ़ैसला सुनाया गया।
5-7 मिनट की तो वॉक है, रोज़ाना स्ट्रीट की लड़कियां होती हैं। आज इत्तेफाक से छुट्टी कर ली सबने, ऑटो की ज़रूरत नहीं है। वो चुप रहा। आप जल्दी आ गए? वो गैर मुतवक्का उसे देखकर हैरान थी। आज रमीज़ की एंगेजमेंट है। अलमीरा को भी याद आ गया, रमीज़ आइस का बहुत अच्छा दोस्त था जिसकी एकेडमी में वो क्लासेस ले रही थी। कुछ दिन पहले ही वो कार लेकर घर आया था। आज वो एकेडमी भी नहीं आया था। सब बाखबर थे कि आज उसकी मंगनी थी, मगर दीगर टीचर्स थे जिसकी वजह से एकेडमी में छुट्टी नहीं हुई थी। 9 बजे तक तैयार हो जाना, तुम साथ चलोगी? घर आ चुका था, कार को ब्रेक लगाते उसने कहा, और किसी की तकरीब होती तो वो यकीनन उसे साथ नहीं ले जाता। अलमीरा जानती थी वो ऐसा सिर्फ दोस्त के इसरार पे कर रहा था जिसने दोनों को आने की खास ताकीद की थी। वो वार्डरोब खोले खड़ी थी। हर बार हवेली से वापसी आते कहीं जोड़े मलकानी नुसरत और कुदसिया बानों ने दिए थे, वहीं हैंगर थे। आइज़ ने भूले से शॉपिंग नहीं कराई थी। वो कहीं साथ लेकर नहीं जाता था। आज भी दोस्त का इसरार ना होता तो वो कभी उसे दुमछला ना बनाता। अलमीरा मजरूह मुस्कुराहट से सोच के रह गई। वो शख्स कौलो फेल का कितना पकता था, ये उसने जान लिया था। वो उसे जिम्मेदारी ज़रूर समझता था, उसकी हर ज़रूरत पूरी करता, मगर खुद से उतना ही दूर रखा था जितना पहले दिन से था। वो सूट का इंतखाब करके शावर लेने चली गई। चेंज करके उसने कर्ली बालों को सलीके से क्लिप लगाकर पीछे से खुले छोड़ दिए थे। लाइट सा फाउंडेशन लगाकर उसने आंखों का हल्का सा मेकअप करके नेचुरल कलर से होंठों को रंगा था। वो नहीं चाहती थी वो उसे साथ ले जाकर शर्मिंदा हो। दरवाजे पे दस्तक हुई। ठीक 9 बज रहे थे। जल्दी से दुपट्टा उठाकर सेट करके उसने दरवाज़ा खोला। हो गई तैयार? हल्की जीन्स शर्ट और ग्रे जैकेट में वो उसके साथ खड़ा था। अलमीरा का जी चाहा अपना सर पीट ले, वो भी उसे देखकर ठटक गया था। ग्रे पजामे, ब्लैक शर्ट जिस पे ग्रे स्टोन्स का खूबसूरत काम था, ग्रे दुपट्टा एक शाने पे सलीके से तय करके पिन लगाया हुआ था जिसके ऊपर कर्ल्स की हुई लिटें झूल रही थी। दूसरे शाने पर दुपट्टे का सिरा लगा हुआ था, बाकी दुपट्टा बाजू पे झूल रहा था। मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, घर लॉक करके जल्दी आ जाओ। वो दरवाजे से पलट गया। वो घर लॉक करके चली आई। वो बाहर देखती रही। रास्ता हमेशा की तरह खामोशी से कटा था। तकरीब खासी अच्छी रही थी। तकरीब गेट टुगेदर थी। आइज़ उसके साथ ही मौजूद था। अंगूठी पहनाने की रस्म पे स्टेज पे होती नोक झोंक को वो दिलचस्पी से देख रही थी। कैसी हो अलमीरा? वो बुरी तरह चौंकी थी। उसकी नज़रों के ऐन सामने मलिक एहतशाम आ खड़ा था। अलमीरा ने डरते डरते आइज़ की तरफ देखा। वो पहले की तरह किसी से फ़ोन पर बात करते मलिक एहतशाम को देख रहा था। अच्छी मंगेतर तो कभी नहीं बनी, कज़न होने के नाते हाल अहवाल तो पूछ ही सकता हूँ, या मियाँ से इसकी भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। मलिक एहतशाम चेयर घसीट कर उन दोनों के दरमियान बैठ गया। आइज़ फ़ोन से फारिग हो चुका था। आइज़ अयान। आइज़ ने मुसाहिफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया जिसे मलिक एहतशाम ने थाम लिया। आई नो यू, आखिर को अलमीरा के शौहर हैं, उसने हंसते हुए कहा। मलिक एहतशाम अलमीरा का मामूजाद और एक्स मंगेतर, उसने अपना तारुफ कराया। आई नो यू, आइज़ ने उसके लफ्ज़ दोहराए। क्या शादी के बाद इसने बोलना छोड़ दिया है? मलिक एहतशाम अलमीरा की खामोशी पे आइज़ अयान से दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। ये अपनी मर्ज़ी से बोलती हैं। आइज़ ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। मलिक एहतशाम हंसने लगा। आई नो बहुत मूडी है, कज़न और मंगेतर होने के बावजूद कभी इसने घास नहीं डाली, फिर बीच में आप आ गए। इंस्टेंटली बुरा लगा था। अलमीरा ने मुझसे कोई वादे नहीं किए थे। हाँ, मुझे ये पसंद है। शी इज़ सच अ वंडरफुल गर्ल। अलमीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करें। ब्रदर, एक मरहला होता है दिल जीतने का, और जब आप बिना किसी जंग के अलमीरा का दिल जीत चुके थे, जिसकी वजह से इस बंदी ने भरी पंचायत में आपसे शादी की बात की, तो मैं कौन होता था मोर्चा संभालने वाला? आप मुझ पे गन तानते, मैं आप पे। क्या फ़ायदा? जब बंदी किसी और का साथ चाह रही थी तो मैं ज़बरदस्ती करके क्या करता? आपकी मंगेतर आयशे गुल की खुदकुशी का सुना अफसोस हुआ। उसे आपसे सच्ची मोहब्बत होगी, लेकिन भाई हम किसी के लिए जान नहीं दे सकते। हाँ, दुआ ज़रूर दे सकते, हमेशा खुश रहने की। मलिक एहतशाम बोल रहा था। आइज़ अयान उसे संजीदगी से सुन रहा था। उसे ये सच्चा इंसान अच्छा लगा था। अलमीरा खुद को सख्त मिसफिट महसूस कर रही थी। खुशी हुई आपसे मिलकर। कराची आते जाते हैं तो आइए कभी घर। आइज़ ने दावत दी। ज़रूर। मलिक एहतशाम ने खुशदिली से उसकी दावत कबूल की। अब तो बोल दो, उसने जैसे इल्तिजा की। यहाँ कैसे? अलमीरा को उसे यहाँ देखकर हैरत हुई थी। शुक्र है कुछ तो बोली। मलिक एहतशाम हंसा। अलमीरा को उसकी ज़ात की सच्चाई आज ही नज़र आई थी। उसने जिस तरह गुफ्तगू का आगाज़ किया था वो डर गई थी कि शायद कोई तल्ख कलामी ना हो जाए दोनों के बीच। लड़की का भाई बहुत अच्छा दोस्त है, और भाई हम तो यारों के यार हैं। मलिक एहतशाम जिंदा दिली से बोला। तुम कब कर रहे हो शादी? आइज़ अयान ने यूं ही बरसबील तज़करा पूछा। तलाश जारी है, मंग को तो आप ले उड़े। वो फिर हंसा। अलमीरा ने नज़रें चुरा ली। आइज़ अयान ने एक नज़र उस पर डाली। सबको अपने नसीब का मिलता है, तुम्हें भी मिल जाएगी, आइज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। अलमीरा ने बेसाख्ता उसे देखा। कम अज़ कम
उससे नसीब तो माना। पूरी तकरीब में मलिक एहतशाम उनके साथ ही रहा। मलिक एहतशाम वकालत पढ़ रहा था। फसाहत व बलागत से लबरेज गुफ्तगू करते अलमीरा उसे पहली बार देख रही थी। दोनों काफ़ी देर मुल्की हालात पे बात करते रहे थे। मलिक एहतशाम ने दुश्मनी का इख्तिताम करने पे दोनों को पर्सनली सराहा था। वो जब उठे तो दोनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। जब इतना अच्छा मंगेतर था तो मुझे घसीटने की क्या ज़रूरत थी। वो टीज़ करने से बाज ना आया। अलमीरा ने ड्राइविंग करते उसे देखा। वो विंड स्क्रीन पे नज़रें जमाए बैठा था। अलमीरा ने रुख फेर कर पलकों पे चमकते मोती को उंगली पे चुन लिया था। वापसी का रास्ता भी खामोशी से कटा था। उसे मेन गेट पे उतार कर वो बिल्डिंग की बेसमेंट में गाड़ी पार्क करने चला गया। अलमीरा छोटे छोटे कदम उठाती आगे बढ़ी। उसने चंद सीढ़ियाँ ही तय की थी कि लाइट चली गई। खूब अंधेरे में सीढ़ियाँ डूब गई। उसका सेल फोन गाड़ी में ही रह गया था। होता तो टॉर्च ही इस्तेमाल कर लेती। उसने अंदाजे से सीढ़ी पे पैर रखा। 2 स्टेप भी चढ़ी थी कि उसके पैर से कोई नरम चीज़ टकराई। अंधेरे में उसने बिल्ली की दुम पे पाँव रख दिया था, जो बिल्ली को कुछ ज़्यादा पसंद ना आया। उसने ज़ोरदार तरीके से एहतजाज किया। अलमीरा के होंठों से चीख निकल गई। खौफजदा होकर दीवार से लगने की कोशिश में वो अपना तवाज़ुन बामुश्किल संभाल सकी, मगर पैर बुरी तरह मुड़ा था। उसे भागते कदमों की आवाज़ करीब आती महसूस हुई। आइस वो बुरी तरह खौफजदा होकर उसे बेसाख्ता पुकार उठ बैठी। दफवतन उसके हाथ को किसी ने नरमी से थाम लिया। माहौल में रोशनी हो गई थी। उसने गर्दन मोड़कर देखा। वो आइस था। किचन में लगे छोटे से टॉर्च को ऑन कर रखा था, जिसकी वजह से रोशनी हो गई थी। चलो, उसने आगे बढ़ने का इशारा किया। वो एक कदम उठाकर कराह कर रह गई। वो बिल्ली अचानक आ गई तो मैं लड़खड़ा गई। वो रूहान सी हो गई। दर्द शदीद हो रहा था। ये पकड़ो, किचन उसे थमाया। इससे पहले कि वो कुछ समझती, वो उसे बाजुओं में उठा चुका था। गो के उसके अलावा कोई चारा नहीं था, मगर वो शर्म से कट सी गई थी। कीचेन उसके हाथ में था, जिसमें लगे टॉर्च की रोशनी में वो सफ़र तय कर रहे थे। वो मेन गेट तक आए तो लाइट आ गई। लॉक खोलो, उसे नीचे उतारे बगैर उसने कहा तो अलमीरा ने बामुश्किल कपकपाते हाथों से लॉक खोला। वो उसके कमरे तक आया और उसे नीचे उतारा। अलमीरा तेज़ी से अलग हुई, मगर जितनी तेज़ी से अलग हुई थी, दोबारा उसे उतना ही करीब आना पड़ा। ब्लैक खूबसूरत गले तक झूलता एयरिंग उसकी जैकेट के बटन में फंस गया था। कान झुंझला गए थे। सी के साथ उसने अपना कान बेसाख्ता पकड़ा, जैसे कटने का डर हो। उसके कान बाखूबी उसके दिल की धड़कन सुन सकते थे। उसकी अजियत को देखते उसके हाथ पे आयजा का हाथ आ पड़ा था। नरमी से उसका हाथ हटाकर उसने बटन से रिंग का हुक निकालकर उसे देखा। वो तेज़ी से दूर हो गई थी। रुख फेर कर उसने कान पे हाथ रख लिया था। तेज़ रफ्तारी में वो पैर की मोच को फरामोश कर गई थी। अगले लम्हे कराह के बेड पे बैठ गई। वो उसके सामने जूतों के बल बैठ गया। दिखाओ, कहाँ मोच चाहिए? वो हाई हील उतार रही थी। टखने पे सूजन आ गई थी। सूजन तो ज़्यादा लग रही है, हॉस्पिटल चलो? पैर को फिक्रमंदी से देखते पूछ रहा था। कुछ देर कबल वो उसके जितना करीब थे, उससे उसके असाब पहले ही मुंतशिर थे। वो जल्दी से बोली, नहीं, रात ज़्यादा होगी। मैं गर्म पानी से सकाई करके आयोडेक्स मलकर गर्म पट्टी बांध लूँगी। फिर मेरे पास पेन किलर भी है। अलमीरा ने जल्दी से उसकी फ़िक्र दूर करने की कोशिश की, मवादा वो फिर उसे उठाकर नीचे न ले जाए। वो हौले से हंस दिया। ये ठीक है, डॉक्टरी झाड़ो अपनी। अगर ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो मैं सुबह चलूँगी हॉस्पिटल। उसे लगा वो बुरा मान गया। वो शाने उचकाता चला गया। कहीं लम्हे तक वो यूं ही बैठी रही। पैर ज़मीन पर रखकर खड़ा होने की कोशिश की तो कराह निकल गई। चेंज करके उसने मोच का इलाज शुरू किया। सकाई के बाद आयोडेक्स लगाकर गर्म पट्टी बांधी तो काफ़ी सुकून मिला। अपार्टमेंट में हमेशा की तरह सुकून था। वो भी शायद अपने कमरे में जा चुका था। लाउंज की लाइट भी बंद हो चुकी थी। वो भी अपनी जगह पे लेट गई। मलिक एहतशाम का दोस्ताना अंदाज देखकर उसे खुशी हुई थी। आयशा गुल के बाद उसके अंदर मलिक एहतशाम का गिल्ट भी था, मगर उससे मिलकर उसकी बातें सुनकर उसका गिल्ट ख़त्म हो गया था। अचानक उसे किसी चीज़ के जलने का एहसास हुआ। वो हड़बड़ाकर उठी। कहीं गैस लीक ना हो रही हो, चूल्हा न जल रहा हो। वो इस ख्याल से लंगड़ाते हुए बाहर आई, मगर लाउंज में अंधेरा था। सिर्फ डाइनिंग मेज़ पे मोमबत्ती जल रही थी। वो हैरान होती धीरे धीरे करीब आई। लाइट तो आ चुकी थी, फिर मोमबत्ती किसने जलाई? वो डाइनिंग मेज़ तक आई। केक पे मोमबत्ती रोशन थी। कुर्सी सामने होने की वजह से उसे पहले केक नज़र नहीं आ सका था। हैप्पी बर्थडे अलमीरा लिखा देखकर वो बेहद चौंकी। वो तो खुद भूल ही बैठी थी कि आज उसकी सालगिरह थी। उसने नेम अंधेरे माहौल में वॉल क्लॉक की तरफ देखा। वहाँ 12:15 हो रहे थे। उसे एक अनजानी खुशी हुई। उसने आइज़ अयान के बंद दरवाजे को देखा। जब इतना किया तो क्या उसे बुला नहीं सकता था? अलमीरा के अंदर गिला होने लगा। चेयर पर बैठ कर उसने दोनों हथेलियाँ मेज़ पर रखकर उन पर थोड़ी टका ली। उसकी नज़रें बंद दरवाजे पर लगी हुई थी। कुछ लम्हे पहले वो कितना करीब था, उसके लिए कितना फ़िक्रमंद था। उन गुजरे लम्हों का तसव्वुर करके वो खुद भी सिमट गई। घड़ी की टिक टिक जा रही थी। उसकी नज़रों में इंतज़ार ठहर सा गया था।
उसे भी जैसे बंद दरवाजे से जिद सी हो गई थी। बिना पलके झपके वो एकटिक दरवाजे को देख रही थी। चेहरे पे आंसू उम्मीद के रंग थे। मोमबत्ती पिघल रही थी, साथ में वो भी। पता नहीं कब इंतजार आंखों से बहने लगा। मोमबत्ती भी उसकी तरह हिम्मत हारने लगी थी। वो बुझने से पहले टिमटिमा रही थी। उसकी आस भी फड़फड़ाने लगी। दफतन दरवाज़ा खुला। एक कदम दहलीज पे दूसरा लाउंज में था। उसकी नज़र सीधी दरवाजे को तकती आंसू बहाती अलमीरा से मिली थी। वो बहुत हैरत से उसे देख रहा था। वो उसे अचानक देखकर सीधी हुई थी। चेहरा मोड़कर उसने उंगलियों के पुश से गाल खुश किए थे। मोमबत्ती की रोशनी नापैद होती जा रही थी। वो 2 कदम आगे आया। फ्रिज के ऊपर से दूसरी मोमबत्ती निकालकर उसने पहली मोमबत्ती से शोला उधार लिया। तुम्हारा फ़ोन मेरी जैकेट में रह गया था, वहीं देने आया था। फ़ोन उसके करीब मेज़ पे रख दिया। साफ जताया गया था। अलमीरा ने रुख फेर लिया। तुम्हारी भरजाई कनीज़ ने बहुत इसरार किया था, इसलिए ये ले आया कि सुना है तुम्हें केक काट कर सालगिरह मनाने का बहुत शौक़ है। लाउंज की लाइट ऑन करके केक की तरफ इशारा करके कह रहा था कि ये सब उसने कनीज़ के कहने पे किया है। वो किसी खुशफहमी को दिल में जगह ना दे। अलमीरा ने एक ज़ख्मी निगाह उस पर डाली। आज के बाद से मैंने ये शौक़ ख़त्म कर दिया है। अलमीरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पुरदर्द लहजे में कहा। अगले लम्हे उसने जलती मोमबत्ती पे हथेली रखकर उसे बुझा दिया। आइज़यान तहीर से उसके अंदाज को देखता उसकी हथेली को देखने लगा। केक परे करके वो अपनी जगह से उठी और लंगड़ाती हुई अपने कमरे में बंद हो गई। सुबह उससे सामना हुआ तो वो नॉर्मल थी। रात के किसी नाखुशगवार वाक़ये का अक्स उसके चेहरे पर नहीं था। आइज़यान ने उसे देखा। वो संजीदगी से नाश्ता बना रही थी। रात के कपड़ों में थी, यानी कॉलेज जाने का इरादा ना था। पैरों में हल्की सी लड़खड़ाहट थी, शायद इसी बाइस छुट्टी कर रही थी। वो तैयार होकर निकला तो मेज़ पर नाश्ता लगा हुआ था। आइज़ ने बैग उठाया और गेट से बाहर निकल गया। अलमीरा कई लम्हे खुले गेट के पट को देखती रही। वो नाश्ता किए बगैर चला गया था। मेज़ पे सर रखकर उसने रोना शुरू कर दिया। जानती थी कि उसे उसके एहसास जज्बात की परवाह नहीं है, जो सिर्फ पंचायत में सैकड़ों लोगों के सामने हुआ निकाह के बंधन को निभा रहा है, उसकी हर ज़रूरत पूरी कर रहा है, खाने पीने, पहनने, आने जाने की सहूलत। वो हर चीज़ के बारे में सोचता था। अगर नहीं सोचता तो उसके दिल के बारे में। अलमीरा ने सख्ती से आंखें रगड़कर खुद को सरजनिश की। हवेली से गैर मुतवक्का फैसला सुनने में आया था, जिसे सुनते ही आइज़यान उस फैसले के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। अगले ही रोज़ वो हवेली में थे। बाबा साईं, जहाँ इस हवेली में मुर्सी दुश्मनी का खात्मा हो चुका है, वहाँ अब ज़माना जहालियत से चलती रस्म का भी खात्मा होना चाहिए। चौधरी खुदादाद, कुदसिया बानो और चौधरी वली कासिम तीनों उसकी तरफ मतवज्जे थे। कहना क्या चाहता है तू? चौधरी वली कासिम बिगड़ा। वो उसे नज़रअंदाज करके चौधरी खुदादाद की तरफ मतवज्जे हुआ। बाबा साईं, औरत कोई भेड़ बकरी नहीं है जिसे एक खूंटे से दूसरे खूंटे पे बार बार मुंतकिल किया जाए। मैं भरजाई जरताशा और भरजाई नरगिस को भरा वली कासिम के निकाह में देने के सख्त खिलाफ हूँ। भरा वली कासिम की मंग है तो फिर दोनों भरजाई पे ये जुल्म क्यों? बरसों से यही होता आया है। कुदसिया बानो ने उसके इख्तलाफ पे जताया। तो गलत होता आया ना बीजान। आप खुद एक औरत है, उनके दर्द को महसूस तो कीजिए। वो कितनी जिल्लत महसूस करती होंगी, पहले एक भाई के निकाह में, फिर दूसरे के। भरजाई नरगिस तीसरी बार इस अजियत से नहीं गुजर पाएंगी। चौधरी वली कासिम भड़क कर कुछ कहना चाह रहा था। चौधरी खुदादाद ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तू क्या चाहता है? वो जानना चाहते थे। दोनों भरजाई को मैके जाने की इजाज़त दे दें, वहाँ जाकर वो जिससे चाहे शादी कर लें, और अगर ना जाना चाहें तो आप ससुर बन के नहीं, बाप बनकर उनकी पसंद से रिश्ते तय करके उन्हें रुखसत कर दें। आइज़ पूरा जोर लगा रहा था। और ख़ानदान बरादरी क्या कहेगी? कुदसिया बानो को फ़िक्र सताने लगी। राबिया भरजाई ने पूरी जवानी बेवगी में गुजार दी, तब ख़ानदान बरादरी ने उन्हें कौन सा मेडल दे दिया? अपनी औलाद उनकी खाली गोद में डाल दी? उसने तल्ख लहजे में सवाल किया। सब चुप थे, किसी के पास जवाब ना था। चौधरी खुदादाद पुरसोच अंदाज में उसे देख रहे थे। बाबा साईं, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मज़ीद जुल्म ना होने दे। ऐसा ना हो किसी बेबस के आंसू आह से आप में और ये हवेली घर को जाएं। ठीक है पुत्र, तू जैसा चाहता है वैसा ही होगा। मैं जरताशा, नरगिस और राबिया से भी पूछूंगा। राबिया के कीमती साल वापस तो नहीं ला सकता, मगर शायद कुछ अजाला कर सकूं। चौधरी खुदादाद ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो पुरसुकून हुआ, वरना जब से ये खबर उसने सुनी थी, उसे नरगिस और जरताशा की सुनी गुफ्तगू डंक मारने लगी थी। कुदसिया बानो को भी बात समझ आ गई थी। चौधरी कासिम कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा था, मगर चौधरी खुदादाद के फैसले से इनहराफ करना उसके बस में नहीं था। दरवाजे की ओर से सारी गुफ्तगू सुनती राबिया के आंसू बहने लगे थे, मगर लबों पे मुस्कुराहट थी। आइज़यान बाहर निकला तो राबिया को रोते देखकर उसके आंसू पूंछने लगा। उसे दूसरे कमरे में ले आया। जरताशा, नरगिस, अलमीरा भी वहीं मौजूद थी। उन सब ने भी पूरी गुफ्तगू सुन ली थी। मत रो भरजाई, हो सके तो हमें माफ़ कर दे, हम तेरे मुजरिम हैं। वो दो जानों उसके कदमों में बैठ गया। राबिया के बालों में चमकती चांदनी का उसे आज शिद्दत से दुख हुआ था। अगर आज उसकी औलाद होती तो आइज़ जितनी तो ज़रूर होती। उसने अंगूठे से आंख का कोना साफ किया। बाकी तीनों का भी कमोबेश यही हाल था।
काश तुझे मैंने पैदा किया होता आइस। राबिया ने उसकी पेशानी चूम ली। वो मुस्कुरा दिया। पैदा करने वाले से पालने वाला ज़्यादा अफजल होता है। तूने मुझे पाला है भरजाई, मेरे लिए तो बीजान से कम अहमियत नहीं रखती। उसके दोनों हाथ थाम कर उसने अकीदत भरी नज़रों से देखते राबिया के हाथ आंखों से लगा लिए। तो बहुत अच्छा है आइस। जरताशा और नरगिस के चेहरे पे भी आसूदगी थी। नरगिस ने दिल से कहा। अलमीरा के इम्तिहान शुरू हो गए थे। वो पूरी दिलजमी से पढ़ रही थी। पेपर से फारिग हुई तो हवेली में शादी के हंगामे जाग उठे। चौधरी खुदादाद दोनों बहुओं को बेटी की तरह रुखसत कर रहे थे। नरगिस ने अपने मामूजाद से शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी। चौधरी खुदादाद खुद रिश्ता लेकर गए थे, जिसे खुशी से कबूल कर लिया गया था कि नरगिस का मामूजाद उससे मोहब्बत करता था और उसके लिए आज तक कवारा रहा था। जरताशा ने फैसले का इख्तियार उन्हें दे दिया था। उन्होंने मुनासिब रिश्ता देखकर जरताशा की बात भी तय कर दी थी और अब शादी के हंगामे जाग उठे थे। कल माइयों की रस्म होना थी। हवेली में तैयारियां चल रही थी। हंसते मुस्कुराते चेहरे आसूदा थे। चौधरी खुदादाद को आइस के फैसले की खूबसूरती और आसूदगी नजर आ रही थी। राबिया ने बाकी की जिंदगी हवेली में गुजारने को तरजीह दी थी, जिसे सबने बाखुशी कबूल किया था। कुतिया बानो के बाद उनके फैसले को हवेली में अहमियत हासिल हो गई थी। आइज़ और अलमीरा 2 दिन पहले आ गए थे। आते ही उसने राबिया के साथ मिलकर कहीं अमूर अंजाम दिए थे, कई जिम्मेदारियां अपने सर ले ली थी। सब सुरमई शाम में हवेली की छत पे चारपाइयाँ बिछाए बैठे बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि कल माइयों के लिए दुल्हन बनने वाली जरताशा और नरगिस भी बैठी थी। कुछ फासले पे चौधरी खुदादाद, चौधरी वली कासिम और आइस बातों में मगन थे। इस शादी के 2 माह बाद चौधरी वली कासिम की शादी की बात हो रही थी। राबिया कुत्सिया बानो के सर में तेल डालकर दबा रही थी। सच राबिया, तूने कभी मुझे धी की कमी महसूस नहीं होने दी। कुत्सिया बानो ने खुले दिल से सराहा। यूं भी वो खुद अच्छी फितरत रखती थी। राबिया मुस्कुरा दी। मुलाजिम चाय ले आया था। अलमीरा उठकर सबको कप थमाने लगी। इधर बैठ, जब से आई है काम में लगी हुई है। कुत्सिया बानो ने चाय पेश करती अलमीरा से कप लेकर साइड पे रखा और उसका हाथ थाम कर पास बिठा लिया। मैंने ज़र्फ़ के साथ अपना दिल भी बड़ा कर लिया तेरे लिए। हवेली बरसों से बच्चों की किलकारियाँ सुनने को तरस रही है। कब बना रही है मुझे दादी? तू तो कह रही थी दादी बनाने वाली है, मगर मुझे तो कोई आसार नहीं लग रहे। कुत्सिया बानो उसके स्मार्ट सरापे को जांच रही थी। छत पे मौजूद सभी उनकी गुफ्तगू की तरफ मतवज्जे हो गए थे। अलमीरा का सर झुक गया। आपने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की अभी जान। आपका बेटा किरदार का कमज़ोर नहीं है। मैंने पंचायत में झूठ कहा था, सिर्फ 2 ख़ानदानों की दुश्मनी ख़त्म करने के लिए। मुझे आयशा गुल की मौत का बहुत दुख है। मैंने उसे पहले ही रोज़ सच बता दिया था कि चौधरी आइज़ अयान की बीवी वहीं बनेगी। मैं सिर्फ आइज़ के नाम से जुड़ी रहना चाहती हूँ। मगर अलमीरा चुप हो गई। सब अपनी अपनी जगह एक लम्हे को खामोश रह गए थे। उसने नज़र उठाकर उंगलियां मरोड़ती अलमीरा को देखा। उसकी मौत शायद यूं ही लिखी हुई थी। आइज़ हॉस्पिटल के लिए ज़मीन देख रहा है तो डॉक्टर बनकर उसके नाम से हॉस्पिटल चलाएगी। हमसे जो हो सका उसके साल सवाब के लिए करते रहेंगे। लेकिन तू मुझे जल्दी से दादी बनने की खुशखबरी सुना। कुत्सिया बानो ने उसे साथ लगा लिया तो वो सर झुका गई। मौका मिलते ही वो मंजर से गायब हो गई थी। तू तो वाकई हीरो निकला। चौधरी वली कासिम ने आइज़ अयान की पीठ थपथपाई। आइज़ ने उसके लहराते आंचल को गुम होते देखा। आइज़, मैं जानती हूँ तू और मर्दों से अलग है। तू औरत की इज्जत करता है। रिश्ते निभाना और उनका मान रखना तेरा वस्फ है। तो अलमीरा को भी माफ़ कर दे। उस झल्ली ने खुद पे इतना बड़ा दाग लगा लिया सिर्फ तेरे निकाह में आने के लिए। औरत अली ऐलान उसी मर्द का साथ चाहती है जो उसे वाकई मर्द लगता हो। तू उसे अपना ले। तनाई मिलते ही राबिया ने उसे समझाया। दोनों के बेगाने अंदाज को देखकर हर कोई जान गया था कि वो आज भी 2 अलग अलग किनारों के हमसफ़र हैं। वो काफ़ी देर से हवेली की छत पे फैले सन्नाटे को महसूस कर रहा था। सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। आपकी ख्वाहिश अपनी जगह भी जान, मगर मैं आपको कभी नहीं बता सकती कि आपके बेटे ने मुझसे सारी ज़िंदगी इंतकाम लेने का फ़ैसला सुनाया कि यही मेरे झूठ की सज़ा है। दरीचे से लगी वो खुद कलामी कर रही थी। आइज़ कमरे में आया तो रुख मोड़कर उसने आंसू साफ़ किए। पलट कर दरीचे से हटने लगी तो डर के दरीचे से जा लगी। उसके ऐन सामने आइज़ अयान आ खड़ा हुआ था। उसने साइड से निकलना चाहा, मगर दाएँ बाएँ उसके बाजू रास्ता रोक चुके थे। वो हैरानी से उसे देख रही थी। अब मैंने कौन सी गलती कर दी जो आप क्लास लेने आ गए? गिला मेज़ लहजा था। उसने बगौर उसके खफा चेहरे को देखा। चेहरा मोड़े वो मजबूरन खड़ी थी। ये उसके चेहरे पे लिखा था, सारा इल्ज़ाम मेरे सर डालकर तुम कब तक मासूम बनती रहोगी। उसका इशारा खुद कलामी की तरफ था। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम। आखिर ये शख्स चाहता क्या था? अलमीरा के आंसू निकल आए। अगर आपको लगता है कि मैं मासूम बनने की कोशिश करती हूँ तो आप कोई फ़ैसला कर लें। निकाह मेरे कहने पे किया था, अलहदगी का फ़ैसला आप कर लें। मैं सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लूँगी। आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। यह एहसास कि वो ना चाहते हुए भी उसे बर्दाश्त कर रहा था उसे खलने लगा था। वो उसके हिसाब पे मुसल्लत नहीं रहना चाहती थी। बड़ी जल्दी हार मान ली। तुम तो सारी ज़िंदगी मेरे नाम से जुड़ा रहना चाहती थी,
मजाक उड़ाता लहजा था। उसका दिल कुरलाने लगा। वो साइड से निकलने लगी। अगले लम्हे बाजू से पकड़कर जारहाना अंदाज में उसे दोबारा खींचकर दीवार से लगा दिया और कड़े तेवरों से घूरने लगा। तुम्हें क्या लगता है तुम जब जब जो जो कहोगी मैं तुम्हारे हुक्म को मानता रहूँगा? एक इल्ज़ाम और लग गया था। वो लब काटती आंसू रोकने की कोशिश करने लगी। अगर आंसू बहाकर खुद को मजलूम और मुझे जालिम साबित करना चाहती हो तो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस्तज़ाइया नज़रों से उसके बहते आंसू देख रहा था। हाँ, आपको वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप बेहिस और बेदर्द इंसान हैं। वो बुफर कर बोलने से न चौंकी। फिर क्यों उम्मीद रखती हो कि ये बेहिस बेदर्द इंसान तुम्हारे जज्बात एहसासात को समझे, तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करे? आइज़ ने उसके शाने झुंझोड़े। वो अफसोस में घिर गई। मुझसे कोई अच्छी तवक्को मत रखना। सारी ज़िंदगी तुम्हें इसी तरह तड़पना है क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करता। झटक कर उसके शाने छोड़े थे। जताता हुआ लहजा था। मैं आपसे माफ़ी मांग भी नहीं रही। वो जल्द से जल्द उसके सामने से हटना चाह रही थी। जी भर के रोने को दिल चाह रहा था। मैं चाहता हूँ मांगो, तो उनसे कहा गया। अलमीरा ने भीगी पलकों से उसे देखा। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। अगर ये आपकी ज़िद है तो यूं ही सही, आपकी ज़िद कभी पूरी नहीं होगी। चैलेंज करता लह जाता। वो कहीं सानियों से देखता रहा। उसका गुरूर उसकी अकड़ चेहरा मोड़े खड़ी थी, लेकिन जवाब देने से बाज नहीं आ रही थी। खुद को बज़ाहिर मजबूत जाहिर करने वाली के दिल की हालत क्या थी, ये उसके चेहरे पर रकम था। उसे जैसे उस पर रहम आ गया। मज़ीद जान जलाने का इरादा तर्क कर दिया। दिल तो नहीं चाह रहा तुम्हें थोड़े से में बख्शने को, मगर क्या करूँ कि तुम्हारी रोती शक्ल पे तरस आ रहा है। अलमीरा ने गुस्से से उसे देखा। बड़ा नरम गरम तासुर था चेहरे पे। इतना तो जान गया हूँ कि दुश्मन कमज़ोर नहीं है, मद्दे मुकाबिल टूट तो जाएगा मगर झुकेगा नहीं। मुस्कुराता लह जाता। दुनिया जहान की हैरत उसकी आंखों में आ समाई। टोनी बदल गई थी। कहाँ तो थोड़ी देर पहले लफ्ज़ों से कहर बढ़ा रहा था और अब फुहार बरसा रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुमसे बेहद नफ़रत का इजहार करके मैंने तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं की तो क्यों? अलमीरा उसे ही देख रही थी, जिसके चेहरे के तासुरात यखलख्त बदल गए थे। तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हारी तरफ पहली बार कदम बढ़ाते अंदाज़ा नहीं था कि फिर कभी ये कदम वापस नहीं पलट सकेंगे। उसकी आंखें मज़ीद कुशादा हो गई। वो हौले से मुस्कुराया। आंसू पूरों पे चूमते उसकी आंखों में झांका। एक खौफज़दा लड़की जब मेरी पूछ से लगी आंसू बहा रही थी, तब वो जान ना पाई कि वो शख्स भी उसके आंसुओं के संग बह गया था। चेहरे पे झूलती लिट को कान के पीछे करते उसकी हैरान आंखों को मोहब्बत से देखा। वो लड़की बिन कहे मेरे घर को संभालने लगी। मेरी झुड़कियाँ सुनने के बाद भी मेरे लिए भूखी रहती थी। मुझे वो अजीज़ होती जा रही थी। मैं उसके लिए दुश्मन से लड़ सकता था, मगर उससे उसके अपनों से ज़बरदस्ती छीन कर हासिल नहीं करना चाहता था। जब वो गई तो मेरे अपार्टमेंट से ज़िंदगी का एहसास भी साथ ले गई। हाँ, उसके इल्ज़ाम पे मेरी मर्दानगी बुलबुलाई थी। अगर मैं उसकी और आयशा गुल की बातें न सुन लेता तो शायद उसे भी एक सतई मोहब्बत की मारी लड़की समझता। उस कमज़ोर लड़की ने बहुत बड़े बड़े फ़ैसले किए थे। दो ख़ानदानों की मरसी दुश्मनी ख़त्म करने के लिए ख़ुद को दाव पे लगाया था। मैंने ना चाहते हुए भी उसकी बढ़ाई को तस्लीम कर लिया था। उसने कभी मुझसे मोहब्बत का दावा नहीं किया था। हाँ, चुपके चुपके मेरे ज़ख्म पे मरहम ज़रूर लगाती थी। वो हौले हौले बोल रहा था। अलमीरा में उसकी आंखों से निकलती शुआओं का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसने चेहरा मोड़ लिया। दीवार से शोल्डर टिकाते हाथ सीने पे बांधते वो उसकी नज़रों के सामने आ गया। अब मुस्कुराता सवाल किया। क्या इस्तजाब नज़रों में आया था, मगर उसने पढ़ लिया। दोस्ती के लिए पहल तुम करोगी या मैं? कहते ही उसने शेक हैंड के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वो कहीं सानिया उसके बढ़े हुए हाथ को देखती रही, फिर उसे देखा। वो हाथ बढ़ाए मुंतज़िर अपने हाथ की तरफ इशारा कर रहा था। अलमीरा ने अपना हाथ बढ़ाया, मगर उसका हाथ थामने से पहले उसकी कलाई को झटका देकर उसका रुख बदला और अलमीरा की पुश्त उसके सीने से आ लगी थी। मैं दुश्मन से हाथ नहीं मिलाता, सिर्फ उन्हें सज़ा देता हूँ, उसके कंधे पे थोड़ी रखते शरीर लहजे में कहा। अलमीरा ने उसके सर से हौले से सर टकराया। मैं दुश्मन का हर सितम सहने के लिए सारी ज़िंदगी तैयार हूँ। उसकी सुरीली आवाज़ ने उसके लबों पे मुस्कुराहट दोहरा दी थी। हॉस्पिटल का काम आखिरी मराहिल में था। अलमीरा का हाउस जॉब मुकम्मल हो गया था। आइज़ MBA मुकम्मल करके अपना बिजनेस और वसी कर चुका था। दोनों की कोशिशों से कहीं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देने को तैयार हो चुके थे। गांव की पढ़ी लिखी दर्दमंद दिल रखने वाली लड़कियों के लिए नर्सिंग के कोर्स का इंतज़ाम भी करवाया गया। कनीज़ ने भी डिग्री ले ली थी। उसने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई थी। वो दिन भी आ गया जब आयशा गुल हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ और गांव के लोग शहर का रुख करने से बच गए। आयशा गुल की अहमियत अपनी जगह थी, लेकिन अगर वो ज़िंदा भी होती तो यकीनन मैं उससे शादी नहीं करता, क्योंकि मैं तुम दोनों में अदल नहीं कर सकता था। मेरा दिल तुम्हारी तरफ ही झुका रहता और उसके साथ नाइंसाफ़ी होती। हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस में आयशा गुल की बड़ी सी तस्वीर को देखते आइज़ अयान ने पूरी सच्चाई से कहा। ये तस्वीर अलमीरा ने लगवाई थी।
आयशा गुल ने जाने में जल्दी कर दी। अगर वो होती तो मैं आपको उससे शादी पे मजबूर करके ज़रूर शादी करवाती, क्योंकि मैं आप दोनों के बीच आई थी। उसे अफसोस हो रहा था। हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर सकती थी। अल्लाह ने चुन चुन के ज़िद्दी लड़कियाँ मेरे नसीब में लिखी हैं। अलमीरा ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर सर रखा। उसकी नज़रें भी आयशा गुल को अकीदतमंदाना नज़रों से देख रही थी। कोई इंसान मुकम्मल ज़िंदगी नहीं गुजारता, कोई ना कोई खलिश चुभती ज़रूर रहती है और इसी चुभन के साथ ज़िंदगी चलती रहती है। उनकी भी चल रही थी। वो आइज़ के बिज़नेस की वजह से कराची में ही रहती थी। कोई अहम केस होता तो गांव आ जाती, वरना वहाँ बहुत काबिल डॉक्टर्स थे। आइज़ का बिज़नेस तरक्की कर रहा था। आइज़ ने बंगला ले लिया था। उस अपार्टमेंट से बहुत सी यादें जुड़ी थी। वो कभी कभी वहाँ जाकर बीते वक्त को याद करते थे। उनकी ज़िंदगी में रंग भरने समीर आ गया था। अभी वो 3 माह का था। हवेली से सब आए हुए थे। अकीका बहुत धूमधाम से करके कल ही लौटे थे। धूप तेज़ हो गई थी। अलमीरा दरीचे से हट गई कि उसका मनपसंद मंजर धूप के आते ही गायब हो गया था। उसने दूसरे मनपसंद मंजर पे नज़रें जमा दी। दायां हाथ पेटे के ऊपर रखे आइज़ का चेहरा कुशन से छुपा हुआ था। वो मुस्कुराकर उस तक आए। सुबह कब होगी आप दोनों की? मुझे हॉस्पिटल जाना है। कुशन थोड़ा सा हटाकर उसके कान के करीब मुंह ले जाकर थोड़ा ज़ोर से बोली। वो करीबी हॉस्पिटल में भी फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। हाँ तो जाओ, रोका किसने? हम बाप बेटा भी सोएंगे। कुशन के नीचे से आवाज़ आई। अलमीरा ने कुशन उठाकर उसके बाजू पे मारा। इससे पहले कि वो जवाबी हमला करता वो भाग गई, दुश्मनों की तरह। पीछे से वार करके भागने की आदत जाएगी नहीं। आइज़ ने कुशन उसे मारने को फेंका, मगर उसने हंसते हुए कुशन कैच कर लिया। बिल्कुल नहीं, जवाब देना ना भूली। वो मुस्कुराते हुए बेटे की तरफ मतवज्जे हुआ, जो कच्ची नींद से बेदार होने पे गला फाड़ फाड़ कर एहतजाज कर रहा था। तो ये था इसका सेकंड और लास्ट पार्ट। मुझे भी बहुत 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 ज़्यादा दुख हुआ आयशा गुल का। पता नहीं कुछ लोगों के नसीब में नहीं होती मोहब्बत, मतलब वो ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही बेचारे। बहुत दुखी वाला उसका करैक्टर था, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगा ये नावल? स्टोरी अच्छी थी, दमदार थी। मैं कहूँगी कि इंसाफ हुआ इसके साथ, पूरा पूरा अच्छा लिखा गया है। कोई ऐसे इमेच्योर होते हैं ना कुछ नावल्स, पढ़ने का दिल ही नहीं करता कि यार ये राइटर ने क्या लिख दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत इन्जॉय किया। होपफुली कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।